चलिए my dear friends, can we start? Yes, so very good morning to all of you. I hope you all are doing good. चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग आपके सी इंटर ग्रुप 2 की कहानी शुरू करेंगे एंड टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर योर ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑडिट क्लास, अजीब ही दिख रहा है मुझको यार। ओके ओके, यस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑडिट क्लास, हम लोगों को ये समझना होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली जब भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? क्या ये ऑडिट करता है? आर श्योर? यानी कि मेजॉरिटी रेवेन्यू अगर ऑडिटर कोई कमा पाएगा तो क्या वो एक ऑडिट से ही कमा पाएगा? द आंसर इज यस। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करना बहुत ही ज़रूरी है और ऑडिट करने के बाद ही उसको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और अच्छे पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करने के लिए ऑडिट पढ़ना पड़ता है। मैं ऐसा सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? सी, ऑडिट इस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके दिल में, दिमाग में प्रोबेबली थोड़ा सा डर होता होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आज तक आपको ऑडिट के बारे में बहुत कुछ बताया होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें नंबर नहीं आते हैं, जितना भी लिख दे कुछ भी नहीं होता है, पहले तो लिखना ही नहीं आता है, इजंट इट? तो ये सारी बातें प्रोबेबली आपके दिमाग में होगी। हाँ फ्रेंड्स, कुछ हद तक ये बातें सही है, कुछ हद तक मैं कहूंगा कि दीज आर नॉट द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। वाई? बिकॉज किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिए तो आपको उस सब्जेक्ट के अंदर एक अच्छा खासा ग्रिप आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? myself, I had scored at C inter level and CA final level the exemptions for the audit. सो मेरे को नहीं लगता है कि इस सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत मुश्किल है। तरीके से कर लिए तो काम हो जाएगा। तो बस आपका एक ही काम है कि थ्रू आउट द बैच में जो भी बोलूं उसको आपको फॉलो करना है। ओके, एंड द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट यू विल फॉलो इज कमिंग टू द क्लास एट 7:45। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल फॉलो। ठीक है? तो कल से आप लोग थोड़ा टाइम पे आएंगे तो हम लोग टाइम पे खत्म करेंगे। ठीक है? क्योंकि ये जो अभी आपकी स्केड्यूल होने वाली ऑडिट की, वो डेली 2 घंटे की होने वाली है। अर्लियर यूज्ड टू बी आप 2:45 आवर्स, यानी कि 3.25 घंटे की क्लास होती थी। अभी ये 2 घंटे की क्लास हो चुकी है। तो हम लोगों को टाइम पे खत्म करना है, टाइम पे शुरू भी करना पड़ेगा। सही बात है? तो 7:45 शार्प, ओके, विल स्टार्ट द ऑडिट लेक्चर। तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी प्रेजेंट एट 7:45। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं घर पे, सुबह ठंडी है, कम टू क्लास। फेस टू फेस आपके एडमिशन है तो फेस टू फेस में आएंगे। ठीक है? ऑनलाइन हाँ यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे लेक्चर्स, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे फेस टू फेस आना है। ठीक है बच्चों? चलिए, सो फ्रेंड्स, अगेन एक कुछ बातें ऑडिट के बारे में करते हैं, उसके बाद ऑडिट की क्लास शुरू करेंगे। चलेगा? See, if I talk about the C enter auditing and assurance, earlier the subject was called as a earlier the subject was called as a auditing and assurance, but now the name of the subject got changed to auditing and ethics. ऐसा क्यों? क्योंकि uh, कुछ टॉपिक्स है जो सी फाइनल से आपके सी इंटर लेवल पे जो है वो इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, और कुछ टॉपिक्स को इंटर लेवल से हटा दिया है। तो पहले जब ऑडिटिंग अश्योरेंस था तो प्रोबेबली पहले 13 टॉपिक थे, अभी निकाल करके जो है वो 11 टॉपिक कर दिए हैं। ओके बच्चों, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि सिलेबस थोड़ा सा जो है वो कर्टेल हो चुका है आपके सी इंटर लेवल पे। ठीक है? पहले सिलेबस की थोड़ी बहुत एक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर ऑडिट के पेपर्स के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है, किस प्रकार से हमको पढ़ना है, सब्जेक्ट का नेचर क्या है, ये बातें समझेंगे। तो आज का लेक्चर हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेवल पे रखते हैं, थोड़ा ऑडिट का डर कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो फ्रेंड्स, सी एंटर ऑडिट में जो पहला चैप्टर है वो है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नाउ अगर मैं इस पूरे सिलेबस को डिवाइड करूंगा तो बच्चों
तो ऑडिटिंग के सिलेबस में बेसिकली 2 पॉइंट होते हैं सिलेबस वाइज। एक है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और दूसरे है आई कैन से चैप्टर्स। उसको मैं नॉन एसे चैप्टर कह सकता हूं, ठीक है, नॉन एसे चैप्टर। लगभग 70 to 80% सिलेबस जो है वो नथिंग बट आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। सी आप जब अकाउंटिंग करते हो तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो, इजंट इट? तो ऑडिट में कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे? इट इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इटसेल्फ, इजंट इट? अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद द आईसीएआई। वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाता है अलोंग विद द आईसीएआई, और उसके अंदर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी भी आ जाती है। हमने इंटर लॉ में सेक्शन 132 में ये बात पढ़ी थी, और सेक्शन 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं वो भी देखा हुआ था। सही बात है। तो आईसीएआई अलोंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज व्हाट द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इटसेल्फ। बहुत सारे प्रकार के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। हमारे इंटर लेवल पे कुछ है, कुछ हमको सीए फाइनल लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। तो 70 to 80% सिलेबस सीए इंटर का स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही है। क्योंकि अगर हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हम ऑडिट कैसे कर पाएंगे? बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझको स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही नहीं पता है तो मैं अकाउंटिंग कैसे ठीक से कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो इट इज वेरी इसेंशियल कि आप लोग जो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को ढंग से पढ़ेंगे। तो फाइनल लेवल पे हो या इंटर लेवल पे हो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनमें एसेज नहीं है, जो नॉन एसे चैप्टर है, स्ट्रेट अवे चैप्टर। जैसे मैंने अभी आपको पहले चैप्टर का नाम बताया जो है क्या बोलो, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाते हैं और इंस्टीट्यूट से पूछते हैं कि बताओ भैया कौन कौन से ऐसे चैप्टर है और कौन कौन से नॉन ऐसे चैप्टर है, ठीक है। यस, ये आपका पेपर नंबर 5, और बताने की जरूरत नहीं है कि ये पेपर जो है वो 100 नंबर का है, ठीक है। आगे नाउ सी, यहाँ पे आपको कुछ सेक्शन वाइज वेटेजेस दिए हुए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर के लिए आएगा। ओके उस हिसाब से हमको उसको वेट देना होगा, उस हिसाब से टाइम डेडिकेट करना होगा। सी इन चैप्टर नंबर 1 यू कैन सी वन ऐसे, दैट इज ऐसे 200। नाउ इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ पॉइंट जो है वो ऐसे 200 से बताया हुआ है और कुछ अलग से भी बताया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मीनिंग ऑफ ऑडिट, नीड ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ये तो ऐसे से आएगा, स्कोप आएगा, बेनिफिट्स ऑफ डूइंग ऑडिट, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, इनहेरेंट लिमिटेशंस, ये सारी बातें आपके ऐसे में नहीं बताई हुई है। ऐसे 200 में बस एक बात बताई हुई, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ डूइंग ऑडिट, नॉट ऑब्जेक्टिव, आई कैन से स्कोप ऑफ डूइंग ऑडिट। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली 90% पार्ट जो है वो नॉन ऐसे वाला बैकग्राउंड है। हाँ, इसके अंदर एक ऐसे पढ़ेंगे ऐसे 200। तो जब मैं कहता हूं कि नॉन ऐसे चैप्टर, तो उसके अंदर एसएस का इन्वॉल्वमेंट एकदम निग्लिजिबल होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। ये रहा चैप्टर 1, और एक चैप्टर बताता हूं, जैसे ये रहा, यस। अब देखिए चैप्टर नंबर 9, ओके, स्पेशल फीचर्स ऑफ एन ऑडिट ऑफ अ डिफरेंट एंटिटीज। जैसे कि आप लोगों को गवर्नमेंट को ऑडिट कैसे करना है, लोकल बॉडीज को ऑडिट कैसे करना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कैसे करना है, एलएलपीज को ऑडिट कैसे करना है, क्लब्स को ऑडिट कैसे करना है, हॉस्पिटल को ऑडिट कैसे करना है। अगर मैं और नीचे आऊंगा तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको बैंक ऑडिट कैसे करना है। तो इसके अंदर कोई एसेज इन्वॉल्व नहीं है बच्चों, आई बात समझ में? तो कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसमें एसेज इन्वॉल्व नहीं, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसे जिसके अंदर भर भर के एसेज है, जैसे कि 700, 701 ये ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है, 706 एटसेट्रा। तो
ये रहा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे तो पूरा ऐसे 300 है, यानी कि मैंने अगर आपको ऐसे 300 पढ़ा दिया तो आपका चैप्टर 2 क्लियर हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग द चैप्टर्स और लर्निंग द ऑडिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स एंगल, मैंने क्या किया हुआ है, आपके लिए दो अलग बुक बना दी है। ठीक है, एक बुक है आपका कॉन्सेप्ट बुक। ओके, ये जो आपका मॉड्यूल नंबर 1 है, ये आपका कॉन्सेप्ट बुक है। ओके, जिसके अंदर आपको जो है वो सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, इसके अंदर एसेज नहीं है। और दूसरा जो मॉड्यूल है वो है आपका ऐसे का मॉड्यूल, जिसके अंदर बस आपको क्या दिए हुए, सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। आई बात समझ में? ओके, ये आपका मॉड्यूल 2 है स्टैंडर्ड्स वाला, और ये है आपका मॉड्यूल नंबर, ये पुराने बैच के मॉड्यूल, पुराने मॉड्यूल्स है लेकिन ये आपको नहीं मिल जाएंगे। तो ये मॉड्यूल 1 आपका कॉन्सेप्ट बुक है। कॉन्सेप्ट बुक के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर सारे नॉन ऐसे चैप्टर्स आएंगे, और ये जो स्टैंडर्ड्स है इसके अंदर खाली और खाली स्टैंडर्ड्स आएंगे। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, इंस्टीट्यूट की किताब को बस 2 पार्ट में डिवाइड करके अच्छी तरीके से आपके सामने कलरफुल प्रेजेंट किया हुआ है। बाकी तो हम लोग पूरा स्टडी मटेरियल ही पढ़ने वाला है। इससे एक बात, एक आप थोड़ा सा कंफर्ट में आ जाओगे कि एग्जामिनेशन में हम जब लिखते हैं तो इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग कि आप थोड़ा सा ऑडिटिंग का जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल का जो लैंग्वेज है ना, वो लिखने की कोशिश करो। एग्जैक्टली तो पॉसिबल नहीं है, मैं भी जाऊंगा तो मेरे को भी पॉसिबल नहीं था। और जब मैंने कहा था कि मेरे को इंटर और फाइनल दोनों लेवल पे एग्जाम्स मिले, तो मैंने भी पूरा ऑडिट का लैंग्वेज लिखा नहीं था। मैंने भी मेरे को जो समझा है वो लिखा है, लेकिन थोड़ा सा जो लहजा है वो ऑडिट का उसके अंदर आना चाहिए। जो कीवर्ड्स आते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो ऑडिट के अंदर यूज होते हैं, वो आपने अपने आंसर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। तो जो भी किताबें अभी आपके सामने दिख रही है वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ऊपर ही बेस्ड है। तो आपने अगर ये 2 मॉड्यूल्स भी ठीक से कर लिए, ढंग से कर लिए, पूरा बैच भी कंप्लीट कर लिया, तो मैं समझूंगा कि आप लोग इंटर ऑडिट में अच्छा खासा लिख सकते हो। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। Whatever formula I had applied in my preparation, that I am giving the same formula to you. तो एवरी डे यू हैव टू ब्रिंग दैट बुक, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे। और साथ में आपको 200 पेजेस का नोटबुक भी लाना होगा, क्योंकि लगभग आपका 160-170 आवर्स का जो है वो ऑडिट का सेशन होने वाला है। उसके अंदर लगभग 30-40 आवर्स जो है आप लिखने ही वाले हो। यानी कि समरी बुक जो है ना, वो हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। सी समरी बुक मैं भी दे सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी रेडी है समरी बुक, बट मैं आपको वो समरी बुक नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? बिकॉज जब तक आप लिखेंगे नहीं ऑडिट को, तब तक आप हैबिचुअल नहीं होंगे। सो 200 पेजेस का एक नोटबुक आपके पास जरूर होना चाहिए, जिसके अंदर हम पूरे ऑडिट को समराइज करेंगे, लिखेंगे उसको। ज्यादा लिखेंगे तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, सही बात है। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक जरूर दूंगा, जिस क्वेश्चन बैंक से हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आरटीपी, एमटीपी, लेटेस्ट पीवाईपी सारे के सारे कवर्ड है, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑडिट पढ़ने के लिए मॉड्यूल 1 कॉन्सेप्ट बुक, मॉड्यूल 2 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तीसरा क्वेश्चन बैंक जो क्लास से आपको प्रोवाइड होगी, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बुक अगर मैं मानता हूं तो वो आपकी 200 पेजेस की खुद की जो हैंड रिटन नोट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल मेक यू राइटिंग। मैं कोई भी बात आपको नहीं बोलूंगी कि आप पढ़ लो और आप उसको लिख लो, नहीं, ईच एंड एवरीथिंग दैट आई विल मेक यू राइट। और जब आप खुद से घर पे रिवाइज करेंगे तो इसी नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। प्रीवियस बैच के बच्चों ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया हुआ है कि सर हम लिखते थे, हमने उसको खुद के लैंग्वेज में लिखा है, हमने अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा है, खुद के हैंडराइटिंग में लिखा है। तो दैट हैज हेल्प अस अ लॉट इन प्रिपरेशन। बिकॉज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से जाके पढ़ोगे ना, तो इट इज व्हाट अनस्ट्रक्चर्ड आई कैन से। बिकॉज कोई टॉपिक है, जैसे मैंने कहा पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में ऐसे घुसेड़ दिया है, उसके बाद फिर कंटेंट घुसेड़ दिया है, तो वो इंटरलिंकिंग पॉसिबल नहीं होता है कि ऐसे ऐसे कब हम लोग रेगुलर टॉपिक में आ गए, रेगुलर टॉपिक से कब ऐसे में शिफ्ट हो गए, तो थोड़ा सा हमारे लिए अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। इसलिए मैंने टोटली दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, जब कॉन्सेप्ट बुक देखोगे, ऐसे चैप्टर जिसमें स्पेसिफिकली ओनली एसेज है, तो मैंने वहां पे लिख दिया है कि जैसे चैप्टर नंबर 2 है ऑडिट स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने लिख दिया कि ये ओनली ऐसे चैप्टर है,
इस कॉन्सेप्ट बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, जाके ऐसे बुक में पढ़ो। आई बात समझ में? तो उस एंगल से हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टारगेट होगा कि हम लोग पूरे एसेस को बहुत अच्छे से खत्म करें, और उसके बाद फिर जो रेगुलर चैप्टर है, नॉन ऐसे चैप्टर, उस पे हम लोग जम करेंगे। हाँ, अगेन आपका सिलेबस का इंटरलिंकिंग मेंटेन करके, कि जैसे कौन से चैप्टर के बाद क्या क्या आना चाहिए, कौन सा चैप्टर पहले लेना है, फिर कौन सा ऐसे लेना है, वो मैं फ्लो जो है आपका मेंटेन करवाऊंगा। ठीक है? ओके बच्चों, इनिशियली थोड़े लेक्चर्स में स्लो स्पीड में लूंगा, क्योंकि पहली बार आप ऑडिट पढ़ रहे हो। फिर होले होले तो हम ग्रिप लेंगे, क्योंकि हमको अपना बैच जल्दी खत्म करना है, आपको जो है एग्जाम के लिए मैंने रिलीव भी करना है। सही बात है। तो थोड़ा सा पहले इनिशियल इसमें आपको लगेगा स्लो जा रहा है, बहुत कंटाल आ रहा है, ऐसा लग सकता है, बट कोई चिंता नहीं, हम अपना ग्रिप जो है मेंटेन करेंगे। पहले जैसे प्लेन हम टेक ऑफ करवाते हैं, तो लगेज हम लोग 200 या 300 के स्पीड पे नहीं जाते हैं, पहले 10, 20, 30, 40, 50, और फिर टेक ऑफ लेंगे। टेक ऑफ लेने के बाद फिर हवा में आपको लगेगा अरे वाह मस्त लग रहा है, हमको जा ही नहीं रहे आगे, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर लैंडिंग भी बहुत जरूरी है समय पे करना, है कि नहीं? तो टेक ऑफ और लैंडिंग, ये दोनों बातें अपने बैच के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस टेक ऑफ कर ले और ऊपर की ऊपर ही लैंड किए नहीं हमने बैच में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो बीच का जो पैच है वो आपको लगेगा कि नहीं बड़ा स्मूथ जा रहा है, लेकिन हम थोड़ा उसमें पेसअप करेंगे, बिकॉज प्लेन हवा में बहुत तेज चलता है। तो टेक ऑफ और लैंडिंग में हम लोगों को थोड़ा सा सहज रहना होगा, किस प्रकार से शुरुआत कर रहे, किस प्रकार से एंड कर रहे। ओके बच्चों, क्लियर है? पक्का? चलिए अब मैं आता हूं आपके इंडेक्स में कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इंस्टीट्यूट के आपके मटेरियल से ही बताता हूं, ताकि इसके अंदर पता चल भी जाए कि आपको कौन कौन से एसेस वगैरह पढ़ना है। तो पहला चैप्टर जो है वो क्या है बच्चों? नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ एन ऑडिट। देखिए पहली बार ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो इस ऑडिट के गेम के रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी गेम खेलेंगे तो रूल्स पता होना जरूरी है ना। जैसे मान लो आपको ने कभी स्क्वॉश खेला है, हैव यू एवर प्लेड स्क्वॉश? देखो नाम भी नहीं पता है, इजंट इट? क्या आपने कभी बेसबॉल खेला है? बेसबॉल खेला है? नहीं खेला है। क्या आपने कभी क्रिकेट खेला हुआ है? यस। तो क्रिकेट के गेम के नियम आपको पता है ना? यस। तो अभी हम लोग स्क्वॉश खेल रहे, बताओ। अभी हम लोग बेसबॉल खेल रहे हैं, तो उसके तो नियम भी नहीं पता आपको। तो हर एक रूल, हर एक गेम के रूल पता होंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है। तो ये पहला चैप्टर रूल्स के बारे में बता रहा है, जैसे कि स्क्वॉश क्या होता है, यानी कि ऑडिट क्या होता है, इजंट इट? ऑडिट क्या होता है, ये ऑडिट की जरूरत क्या है सर? हाँ जी। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है, ऑडिट करने के बेनिफिट्स क्या है, ऑडिटर के क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए, ऑडिट करने के टाइम पे क्या क्या लिमिटेशंस आते हैं, ये सारी बातें आपको जो है वो चैप्टर नंबर 1 बताएगा। तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वन, इसके अंदर एक ऐसे आता है, अरे इसको क्या हो गया, इसके अंदर ऐसे आता है, दैट इज ऐसे क्या बोलो, ऐसे 200, वो हम खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, अब देखो ऑडिट मैंने समझ लिया। द फर्स्ट स्टेप दैट वी डू इन द ऑडिट इज द प्लानिंग। हाँ कि ना? बिना प्लानिंग का ऑडिट करेंगे क्या? जैसे आप बिना प्लानिंग का पढ़ाई कर लेते हो, बट ऑडिट नहीं करना। ठीक है? तो ऑडिट का प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। तो इसलिए हमको क्या पढ़ना होगा, ये ऑडिट प्लानिंग क्या चीज है। ऐसे 300 पूरा खत्म कर लिया तो ये चैप्टर खत्म है। देखिए 8 to 12 नंबर के लिए चैप्टर आता है, यानी कि मैक्सिमम वेटेज भी चलूंगा तो 12 नंबर के लिए एक ऐसे है खाली, बताओ। तो ऐसे 300 पढ़ लिया तो 12 नंबर आपने सिक्योर कर लिया, एवरेजली 10 नंबर तो सिक्योर कर लिया आपने। स्ट्रैटेजिकली पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि ऑडिट को पढ़ने के लिए स्ट्रैटेजिकली पढ़ना बहुत जरूरी है, कि कौन से पॉइंट पे फोकस देना है, कौन से पॉइंट्स पे फोकस नहीं देना है, कौन से पॉइंट अपने लिए ज्यादा रेलेवेंट है, कौन से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ये अगर आपने ठीक से कर लिया तो ऑडिट में नंबर स्कोर करना एकदम आसान होता है। हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू द फर्स्ट चैप्टर का वेटेज, इट इज 4 to 6 मार्क्स। ठीक है बच्चों? अरे आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट, इसके अंदर प्लानिंग में छोड़ो, फिर आते हैं रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। नो व्हाट इज दिस? सी, व्हेन आई प्लान ऑडिट, आई विल गो फॉर द ऑडिट। सपोज यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो आपने ऑडिट पे जाने से पहले ऑडिट का प्लान कर लिया कि ये होगा, वो होगा, इस समय पे ये होगा, ये मेरे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है, ये लोग ये काम करेंगे, वो लोग ये काम करेंगे, पूरा प्लानिंग कर दिया। अब जब मैं ऑडिट करूंगा तो आई हैव टू असेस द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? रिस्क of misstatements in the financial statements. You are doing the audit of financial statements ना, तो financial statements में कितने मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ये ऑडिट करने से पहले ही तुम्हारे दिमाग में अगर आ गया,
then you can perform your audit properly. सर ये क्या चीज होती है? सी, जब आप किसी भी जगह पे जाने वाले हो, जैसे मतलब आप किसी गांव जाने वाले हो, तो गांव, तो पहले आप गूगल मैप लगाएंगे कि कौन कौन से एरिया से जाना है, फिर आप देखते हैं कितने टोल्स है, अच्छा ट्रैफिक कहाँ कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है तो एक काम करते हैं हम यहाँ से वहां जाते हैं, हम ये रूट स्किप करते हैं। या फिर जब आप ऑडिट कर भी रहे अब आप अगर आप जा भी रहे हो, अपने गाड़ी घर से निकाले, आप रोड पे आ गए, फिर भी आपको पता चल सकता है नहीं नहीं नहीं, आगे बहुत ट्रैफिक है, तो पहले नहीं था। तो व्हाट यू डिड एक्चुअली, यू असेस द रिस्क ना, कि मैं यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाऊंगा, तो यहां से यहां जाने में मेरे को क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट करने से पहले ही मैं असेस कर लूंगा कि कितना मिसस्टेटमेंट हो सकता है, और अकॉर्डिंगली मैं प्लानिंग करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ ए किंगफिशर एयरलाइंस, किसको ऑडिट कर रहे हैं? किंगफिशर। तो आपको क्या लगेगा, मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो सकते हैं कि कम हो सकते हैं? व्हाट यू असेस? ज्यादा हो सकते हैं ना। तो इफ यू फाउंड दैट देयर कुड बी हायर मिसस्टेटमेंट, देन आप क्या समझोगे? आप एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट टीम मेंबर को भेजोगे, या आप आर्टिकल असिस्टेंट को भेज करके ऑडिट कंप्लीट करवाओगे? यू विल सेंड एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर। आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर के अंदर जो कॉम्पिटेंसीज है, जो एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा होना चाहिए। सपोज यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ अ वेरी स्मॉल प्राइवेट कंपनी, आप किसको भेजोगे? आप एक सीनियर और एक बाकी जूनियर्स को भेज करके ऑडिट खत्म कर दोगे, बिकॉज यू आर फाइंडिंग दैट नो, देयर कुड नॉट बी मोर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सही बात है। तो इसको बोलते हैं कि मिसस्टेटमेंट्स को असेस करना। हाँ, जरूरी नहीं है कि ऑडिट के पहले ही करो, थ्रू आउट द ऑडिट भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आप घर से निकल के रोड पे आ गए, फिर पता चला आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो ऑडिट करते करते भी आपको ये पता चल सकता है कि जैसे आप मान लो रिलायंस को ऑडिट कर रहे हैं और उसके अंदर आपको फ्रॉड दिखा, पहले तो आपने असेस नहीं किया था, तो क्या आप अपना प्लानिंग चेंज करेंगे? द आंसर इज यस। तो हाउ टू असेस द रिस्क इन द ऑडिट, उसके ऊपर आपका प्लानिंग का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, ये सब डिपेंडेंट है। तो वो हमको इस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाएगा। देखिए एकदम ये पूरा फ्लो में है, ऑडिट का फ्लो मेंटेन करता है ये आपका सिलेबस। तो पहले प्लानिंग कर लिया, उसके बाद रिस्क को क्या कर लिया बच्चों आपने? असेस कर लिया। ओके बच्चों, अरे समझे नहीं समझे? नेक्स्ट, फिर देखिए इसके अंदर यू सी कितने कितने एसेज है। ऐसे 320, इसके अंदर मटेरियलिटी, यानी कि मैं बस नंबर बता रहा हूँ, अभी आप कंफ्यूज मत कर लेना कि भैया ये क्या ऐसे है वो क्या ऐसे है। 315, 330, यानी कि इसके अंदर एक 3 एसेज आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, अब आप ऑडिट करेंगे तो एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे नहीं करेंगे? आपको, आप ऑडिट करेंगे, आपको वाउचर्स मिलेंगे, सेल्स इनवॉइस चेक करोगे, कुछ एविडेंसेस आपको ऑब्टेन करने हैं। तो वो ऑडिट एविडेंसेस कैसे ऑब्टेन करने हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव of doing audit is the audit evidence, because when you are expressing your opinion you should have something evidences in your hand ना। आप मान लो किसी के बारे में ओपिनियन बता रहे हो, किसी को पता है तुमको वो कैसा है, पता है तुमको वो कैसी है, तो उसके रिलेटेड तुम्हारे पास एविडेंसेस होना जरूरी है ना। या फिर आप हवा में बात करोगे? नहीं ना। तो while doing audit you obtain various evidences, on the basis of the evidences that you will form your opinion। क्योंकि आगे अगर आपको मेंबर पूछेंगे कि बता तूने ये ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे बोल दिया, तूने कैसे बोल दिया कि गलत है, तो आप उसको अपने एविडेंसेस की फाइल बताओगे। सो ये डॉक्यूमेंटेशन, ये एविडेंसेस आपको ऑब्टेन करना बहुत जरूरी है। यू सी कितना वेटेज है, और उसके अंदर एक ऐसे जो बड़ा रेलेवेंट है, मतलब मेजॉरिटी करंट जो है वो यही ऐसे लेगा, दैट इज ऐसे 500 ऑडिट एविडेंसेस। तो ऐसे 300 एक है और ऐसे 500 एक है, जिस पे आपको मोर फोकस देना है, क्योंकि ये दो ऐसे प्रोबेबली आपको 20 नंबर देके जाएगा। आप समझे मेरी बात? ऑडिट को पढ़ना कैसे, कौन से पॉइंट्स पे फोकस रखना है, पहले से बता रहा हूं मैं तुमको। अभी तक आपने ऐसे 300 क्या है 500 क्या है समझा भी नहीं है, बट ये समझ चुके कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस टॉपिक के अंदर बाकी भी ऐसे आते हैं जैसे 610 वगैरह वगैरह, वो तो एंसिलरी एसेस है, उसमें ज्यादा आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, लेकिन ये दो एसेस पढ़ेंगे तो आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। देखिए पास होने के लिए कितना चाहिए? 40, उसमें तो 20 उधर ही हो गए। मतलब समझ रहे हो आप कि पासिंग का कोई सीन ही नहीं है अपने पास, हमारा सीन है कि स्कोर होना चाहिए बहुत अच्छा, और उसके लिए इतना टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। तो अपने एविडेंस तो ऑब्टेन कर लिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे इसके अंदर।
हाँ कि ना। अब उन एविडेंसेस को आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट करना है मतलब कि बस एविडेंस लेके पत्रावल जैसा फेंकने का नहीं, उसको उसको बराबर प्रॉपरली फाइल में रखना होगा, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। राइट फ्रॉम योर एंगेजमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, कि किस लेटर से आपको अपॉइंट किया गया है, फ्रॉम द प्लानिंग शीट, आपके पास प्लानिंग प्रोग्राम जो आपने बनाया था वो भी है आपके पास, एविडेंस जो आपने ऑब्टेन किए, टिल द डेट योर ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड, ऑडिट रिपोर्ट भी आपने इशू किया होगा, वो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। क्योंकि ऑडिट क्या कर लिया, देखो पास में जाकर के आप लोगों को दिखाने से देख मैं क्या कर रहा था, अब आपके पास ऑडिट कंप्लीट करने का एविडेंस क्या है, दैट इज योर ऑडिट फाइल। आई बात समझ में? तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230, ये आपके लिए बड़ा रेलेवेंट ऐसा है जो आप डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हो। ठीक है बच्चों, देखिए आपने क्या कर लिया, पहले प्लान कर लिया, फिर आपने स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाया, फिर आप ऑडिट करते करते एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे हो, फिर आपने क्या कर लिया, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर लिए। सही बात है। फिर पॉइंट चैप्टर 5 छोड़ दो, चैप्टर 7, हाँ यस, अभी आएंगे चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू। अब देखिए आप अपना ऑडिट कंप्लीट कर रहे हो कि कंप्लीशन फेज पे क्या क्या काम होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने ऑडिट कर लिया डायरेक्टली रिपोर्ट दे दिया, पहले यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर मैनेजमेंट कि देखो हमने ये ऑडिट किया है भैया, ये हमारे पॉइंट्स है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सही बात है। या फिर ऑडिट के खत्म करने के बाद भी कुछ बातें आपको पता चल सकती है जिसको अपने ऑडिट में कंसिडर करना है। जैसे आपने स्टैंडर्ड में समझा होगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में AS4 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, कि फिनेंशियल स्टेटमेंट के बाद भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो उन इवेंट्स को भी आपने चेक करना है, भले वो उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ है। तो ये सारे जो है वो आपके एंड ऑफ द पीरियड ऑफ ऑडिट के सारे एक्टिविटीज है। तो ऑडिटर ने एंड ऑफ द ऑडिट में क्या क्या काम करना है, कंप्लीशन एंड रिव्यू, लगभग 8 से 12 नंबर का इसका वेटेज है। एंड लास्ट वन, कि एट द एंड आपको क्या करना होगा, ऑडिट रिपोर्ट इशू करना होगा। दैट इज अगेन योर आउटपुट ऑफ द ऑडिट। बिना रिपोर्ट दिए भागने का नहीं, क्योंकि फीस नहीं मिलेगा। तो आपके ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, कौन कौन से ओपिनियन आप दे सकते हो, सही गलत बराबर है गलत है, क्या बोलोगे, ये सारी बातें ऐसे आपके चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। अगर 8 से 12 नंबर का वेटेज है, 3-4 ऐसे इसके अंदर पढ़ने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 आपका शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना डायरेक्टली हम लोग ऑडिट रिपोर्ट ही पढ़ेंगे। सर पहले ऑडिट तो करने दो, नहीं हम उल्टा जाएंगे, हम पहले ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे कि मेरे को कौन सा रिपोर्ट इशू करना है। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, और फिर आपको ऑडिट करने का मजा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को जाना किधर है। तो अगर वो क्लियर है तो फिर रास्ता आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि भैया ये सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, ये सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए। आई बात समझ में? तो डायरेक्टली हम लोग चैप्टर 8 700 सीरीज ही पढ़ना शुरू करेंगे, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट की सीरीज। ओके बच्चों, क्लियर है? उसके बाद ये छोड़ो, ऑडिट ऑफ बैंक छोड़ो, एंड द थिंग दैट हैज बीन न्यूली एडेड इन योर सिलेबस इज द एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट। जैसे कि भैया एथिक्स क्या होता है, ये प्रोफेशनल एथिक्स क्या चीज होती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी क्या चीज होती है, ये इंडिपेंडेंस क्या होता है ऑडिटर का, सब समझेंगे भैया ऑडिटर कैसा होना चाहिए। चैप्टर 1 के अंदर थोड़ी झलक आती है इस बात की, लेकिन चैप्टर 11 में इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करी हुई, एथिक्स क्या होती है। जैसे क्या पैसे लेकर कोई ऑडिटर अपना ओपिनियन बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, सही कि गलत, ये पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 11 में। क्या समझे बच्चों? क्लियर है? क्या आप उस कंपनी के ऑडिटर बन सकते हो जिस कंपनी में आपके मम्मी पापा खुद भाई बहन गर्लफ्रेंड, नहीं सॉरी, ये आपके मेंबर्स हैं? अरे नहीं बन सकते। अरे हाँ के ना, इंडिपेंडेंस की बात कर रही है। तो हमको बेसिकली ये भी समझना पड़ेगा ना कि मैं जिस कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ उसके साथ मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि नहीं, क्या मैं बायस्ड हूँ, क्या मैं अनबायस्ड हूँ, क्या मैंने एथिक्स को फॉलो करना है कि नहीं करना है, पैसों के लिए मैं अपना ओपिनियन बदलूंगा नहीं बदलूंगा। तो ये सारी बातें आपको चैप्टर 11 में पढ़ाई जाएगी। सही बात है, कैसे आपको सिलेबस का ओवरलुक क्लियर है कि क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी काम करेंगे, नोटबुक तो लाए होंगे आप लोग, हेडिंग देंगे पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स, और सिलेबस को लिखना शुरू करेंगे, राइट डाउन द सिलेबस। डर लग रहा है तुमको? हम्म, नहीं ना? गुड, वेरी गुड, मजा आ रहा है।
लूटो लूटो, मजे लूटो। ओके, लिखा सब्जेक्ट का नाम, लिखना शुरू करेंगे। 11 के 11 चैप्टर के नाम लिख के खत्म कर देंगे हम लोग। वैसे ये आपके मॉड्यूल में भी दिए हुए, लेकिन फिर भी वापस लिखेंगे। लिखो चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, इसके अंदर ब्रैकेट में लिखो नीचे, या फिर हाँ नीचे लिखो एसे 200, यानी कि कौन सा एसे क्लियर कवर करना है वो भी लिख देते हैं। एसे 200, एसे 200। आगे उसका वेटेज भी लिखो अगर जगह है तो, थोड़ी जगह होगी तो लिखना 4 to 6 मार्क, 4 to 6 मार्क। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 का नाम लिखिए ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। उसके अंदर लिखना है नीचे एसे 300, ऐसे 300, 8 to 12 मार्क्स। आगे लिखना 8 to 12 मार्क्स। देन नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ओके, इसके अंदर ऐसे 320, 315, 320, 315। उसमें लिखना, नंबर लिखना आपने 8 to 12 मार्क्स, 8 to 12 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, ऑडिट एविडेंस, चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस। उसके अंदर लिखना ऐसे 500, ऐसे 610, ऐसे 530, ऐसे 501, ऐसे 510, ऐसे 550, ऐसे 520, ऐसे 520। ओके, इतने सारे ऐसे इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। उसके नीचे चैप्टर नंबर 6 भी लिखो, क्योंकि 5 और 6 का मिल मिला के वेटेज आपको देना है। इस चैप्टर नंबर 6, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसके अंदर ऐसे 230, ऐसे 230। इन सबका वेटेज है 12 to 18 नंबर्स, 12 to 18 नंबर्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखना है चैप्टर नंबर 5, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी 6 नंबर लिखा ना आपने, उसके नीचे 5 नंबर लिखो, क्योंकि 4 और 6 का जोड़ी है। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कोई ऐसे नहीं है, उसमें लिखना। अब देखिए कितना वाहियात सा ये रेंज लिखा हुआ है, 12 to 20 नंबर्स। अब बताओ पढ़ने वाले ने पढ़ना कैसे और समझना क्या है? 12 to 20 नंबर्स बोलते, तब लिखो 12 to 20 मार्क्स। जैसा लिखा है इंस्टीट्यूट ने वैसा ही लिखता है, 12 to 20 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर 7, कंप्लीशन एंड रिव्यू।
चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू, उसके अंदर ऐसे 560, 560, 570, 570, 450, 450, 580, 260, 265, 260, 265, नंबर है 8 to 12, नंबर है 8 to 12। फिर आएगा चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 700, 701, 705, 706, 710, वेटेज है 8 to 12 मार्क्स। फिर लिखना चैप्टर नंबर 9 स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। और नीचे चैप्टर 10 लिखना ऑडिट ऑफ बैंक्स, चैप्टर लिखना ऑडिट ऑफ बैंक्स। दोनों का वेटेज 12 to 18 नंबर्स, दोनों का वेटेज 12 to 18 नंबर्स। एंड लास्ट वन एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ethics and terms of engagement, ethics and terms of engagement 8 to 10 marks, 8 to 10 marks। ओके बच्चों, चलिए अभी आपका एक एक्सरसाइज है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ एसेज दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन सी अंडर ऑडिट, टोटल नंबर ऑफ एसेज। सबका एक ही आना चाहिए, किसी को 20, किसी के 25, किसी के 30, सबको एक जैसे लिख के दिया है। 23 देखा, मैंने कहा था सबके अलग अलग नंबर आएंगे। यस गर्ल्स कितने हैं? 23, 23 पढ़ रहा अभी, काउंट कर रहा, कर बेटा कर। 23 आर यू श्योर? यस। तो कुल मिला के कितने ऐसे पढ़ने हैं हमको? 23। तो 23 ऐसे पढ़ लिए तो लगभग 70 to 80% सिलेबस अपना कवर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नाउ एसएस की बात निकली है तो एसएस के बारे में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा। अभी अपने बहुत सारे नंबर लिखे बच्चों, है ना, 200, 300, 400 लिखा कि नहीं लिखा? तो सर ये ऐसे का सीरीज होता कैसे है? एएस के नंबर तो 1 2 3, इंडेक्स के नंबर कुछ इस हिसाब से है। ये ऐसा कैसा है सर 200 300? मैंने नहीं बनाया बेसिकली। ओके तो ये ऐसा 200 क्यों है मेरे को नहीं पता, जैसा है वैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई सीरियसली डोंट नो कि ये नंबरिंग ऐसा क्यों है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए ये नंबरिंग जैसा उन्होंने बनाया है वैसे हम भी फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली एसएस के नंबर जो सीरीज है वो ऐसे 200, ऐसे 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800। ओके कुछ इस प्रकार से एसएस की सीरीज होती है। हाँ इसके अलावा भी ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, इसके अलावा और भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके बच्चों, ये भी एक दो तीन जो है आपके सिलेबस में है, लेकिन उसकी चर्चा बाद में करेंगे जब आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एसएस के नंबर की बात करता हूँ, ये किस प्रकार से ड्राफ्टेड है। सी जैसा आपका सिलेबस है ना क्रोनोलॉजिकली ड्राफ्टेड है,
तरीके से सिस्टम से, वैसे एसएस भी वैसे ही ड्राफ्टेड है। तो ऐसे 200 में जो है ये आपको बेसिक बातें बताते हैं कि ऑडिट क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है, ऑडिट के लिमिटेशंस क्या है, ये सारी बातें ऐसे 200 यानी कि बेसिक्स ऑफ ऑडिट 200 में। ओके, जैसे ऐसे 200 में आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बढ़ाया जाएगा, ऐसे 210 नाम का एक ऐसे आता है उसी सीरीज में, ठीक है, वो आपको बताते हैं कि एंगेजमेंट लेटर कैसे ड्राफ्ट करते हैं। ऐसे 220 में ऑडिट में क्वालिटी कैसे होनी चाहिए वो बताता है। ऐसे 230 में डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बताया है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करते हैं। 240 कैसे, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी 240 बताता है कि किस प्रकार से लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना होगा, मतलब वगैरह वगैरह। तो 200 सीरीज में आपको ऑडिट के बारे में सारे बेसिक फंडामेंटल्स, जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 2 था डेफिनेशन वाला, याद है आपको, समझ लो वैसे ही ऑडिट में ऐसे 200 आपको ऑडिट के सारे बेसिक टर्म्स बताता है कि क्या होता है, कैसे करना है, समझे। उसको निभाना कैसे है वो तो थ्रू आउट द ऑडिट आपको बताया जाएगा, बट सारे एसएस पढ़ने के टाइम पे उसका बेस कहां से आएगा, 200 से आएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे 300 जैसे आपको पता है ये प्लानिंग वाले फेज के सारे आपके एसेज है। ऐसे 300 इटसेल्फ टेल्स यू ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी। बात समझे नहीं समझे, तो 300 वाले सारे प्लानिंग फेज में आते हैं। जैसे ऐसे 315 रिस्क असेसमेंट, तो ये तो प्लानिंग फेज में होता है ना, एग्जीक्यूशन फेज में नहीं है। आप ऑडिट करते करने के पहले ही रिस्क को असेस करोगे, हाँ कि ना। एक ऐसे आता है 320 मटेरियलिटी। व्हाट इज मटेरियलिटी, कि इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, उसका लेवल क्या होगा। जैसे होता है ना कि घर पे मान लो छोटा बच्चा है तो उसकी कुछ गलतियां हम लोग नजरअंदाज करते हैं और एक लिमिट के ऊपर चला गया तो फिर हम उसको डांट फटकार लगाते हैं। वैसे ऑडिट में भी होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहां तक गलती आप संभाल लोगे, ठीक है इतना गलती तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके ऊपर हो गया तो वो कंसिडरेशन में आएगा, ये बताने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां है कि नहीं है। जो लेवल होता है उस लेवल के नीचे गलतियां रहेगी तो आप उसको छोड़ दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी का टर्नओवर है 10,000 करोड़, कितना, 10,000 करोड़ रुपीस की कंपनी है, और उसमें अपने 1,000 रुपए का गलती निकाला, बताएंगे वेदर दैट इज मटेरियल फॉर दैट कंपनी और नॉट। कंपनी के डायरेक्टर्स बोलेंगे कितना गलती, 1,000, ये ले 2,000 रुपए रख दे, शांति रख भाई। 10,000 करोड़ की कंपनी के लिए 1,000 रुपए का गलती चलता है, कोई चिंता नहीं, हाँ कि ना बच्चों। तो ये सारी बातें कि कितना मटेरियलिटी होगा, क्योंकि कितनी गलतियां मैं एडजस्ट करूंगा थ्रू आउट द ऑडिट, कितनी गलतियां मैं इग्नोर करूंगा, कौन सी गलती को कंसीडर करूंगा, ये तो प्लानिंग फेज में डिसाइड करूंगा ना मैं। अंडरस्टैंडिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी का नेचर ऑफ एंड स्कोप ऑफ द वर्क क्या है। तो ऐसे 300 सीरीज, प्लानिंग करना, रिस्क को असेस करना, मटेरियलिटी डिफाइन करना, ये सारे प्लानिंग फेज के एसेज हैं। ये ऑडिट करने के पहले, एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट करने के पहले मैंने क्या क्या करना है। 400 से लेकर के 600 सीरीज जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन फेज वाली आती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे 500 की बात करते हैं। ऐसे 500 किस बारे में बात करते हैं, ऑडिट एविडेंसेस की बात करते हैं। क्या समझे बच्चों, कि एविडेंसेस कैसे ऑब्टेन करना है, अब ये तो एग्जीक्यूशन में होता है ना। अब 500 में एविडेंसेस की बहुत सारी सीरीज है, जैसे 505 जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, जिसमें सत्यम में फ्रॉड हुआ था। सत्यम में क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैंक अकाउंट दिखाए हैं लेकिन वो बैंक अकाउंट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। दैट मींस ऑडिटर ने 505 को कंप्लाई नहीं किया है। अगर वो बैंक से स्टेटमेंट मंगवाते और स्टेटमेंट का बैलेंस चेक करते तो ये पता चलता कि एक तो बैंक का अकाउंट ही नहीं है, या स्टेटमेंट में जो लिखा है वो कम है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादा लिखा हुआ है। क्या समझे बच्चों। डेटर्स में हो सकता है कि हम फेक डेटर्स बना ले, जैसे हमारा सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ कंपनीज क्या करेगी, फेक सेल्स, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेगी फेक डेटर्स के नाम पे। तो वो सन्ड्री डेटर जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहे हैं, क्या एज एन ऑडिटर आप उन डेटर्स को नोटिस भेज करके उनसे कंफर्मेशन लोगे कि नहीं लोगे, कि भैया बता तू क्या इस कंपनी का डेटर है, और है तो तेरा बैलेंस कितना है, वो मैच करके देखोगे। तो इसको बोलते हैं एविडेंसेस ऑब्टेन करना एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, 505 ऐसे। 520 एनालिटिकल प्रोसीजर,
मीन्स आप जब इस साल को ऑडिट कर रहे हो तो क्या आप कंपनी के पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट के ट्रेंड्स को एनालाइज नहीं करोगे? कि मान लेते हैं कि पिछले 5 सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट 8%, 9%, 10%, 11%, फिर 9% इतना रहा है, तो आप इस साल नेट प्रॉफिट का रेशो कितना कितना एक्सपेक्ट करोगे? लगभग उसी रेंज में कि लगभग 10% के आजू बाजू? अगर इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% है तो आपके दिमाग में डाउट नहीं आएगा कि ऐसा भाई कंपनी ने क्या कर लिया कि पिछले 5 साल में 10% का प्रॉफिट कमाते हैं और इस साल कंपनी के पास 25% का प्रॉफिट है? दया, कुछ तो गड़बड़ है। 520, दिस इज एन एविडेंस फॉर यू ना। तो एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे करते, कौन कौन सी चीजों का करते? अगेन सब प्लान एग्जीक्यूशन फेज के सारे आपके एसेज है। ऐसे 600 सीरीज जिसके अंदर आपको बताया गया कि क्या आप इंटरनल ऑडिटर का सहारा ले सकते हो फॉर डूइंग योर ऑडिट, बिकॉज आपको इंटरनल कंट्रोल पे भी आपका ओपिनियन देना है। बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने का मतलब नहीं है, इंटरनल कंट्रोल का भी चेकिंग करना चाहिए आप लोगों ने। तो क्या आप इंटरनल ऑडिटर का सहारा ले सकते हो? 610। क्या आप किसी और ऑडिटर का सहारा ले सकते हो? क्या आप किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हो? जैसे हो सकता है कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन द लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, तो क्या आप एडवोकेट जो होंगे उनको बुला सकते हो, जो आपके फ्रेंड होंगे, कलीग होंगे, कि भैया कंपनी के ऊपर ये केस फाइल हुआ है, मैगी के ऊपर, नेस्ले के ऊपर केस हुआ था मैगी रिलेटेड। तो क्या ऑडिटर को लीगल बातों में ज्यादा नॉलेज है? नहीं है। तो क्या ऑडिटर किसी एडवोकेट को बुला सकता है, लॉयर को बुला सकता है और उसको वो फाइल दिखाएगा, बोले ये दिख, ये पढ़ के बता मुझको कि कंपनी केस जीतने वाले की हारने वाली है? क्योंकि कंपनी को प्रोविजन जो बनाना है, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन एंड क्लेम्स, कंपनी ने नहीं बनाया, बनाना चाहिए क्योंकि कंपनी केस हारने वाली है। मैं नहीं बता सकता, तू बता दे। ऐसे 600 सीरीज में आपको बताया जाएगा 620 में कि क्या ऑडिटर एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये भी एक एविडेंस जमा करने वाला ही ऐसे हुआ ना। 400 के अंदर आपको 450 लॉज एंड रेगुलेशन का कंसिडरेशन होगा ना, ये सारे ऐसे 400 है, 500 है, 600 है, सारे एग्जीक्यूशन फेज वाले एसेज है। और 700 जो है आपका क्या है बोलो? रिपोर्ट जो भी हमने देखा 700, 701, 705, 710, 706, इजंट इट? और 800 ये मिसलेनियस वाले हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। 800 सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये फाइनल में है। आई बात समझ में बच्चों? तो एसेज जो पढ़ने, नंबरिंग जो है ना वो इस प्रकार से 1 2 3 4 भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख दिया। है जैसा है वैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एक काम करेंगे, इसको भी नोट कर लो, लिख लो सीरीज ऑफ एसेट्स, सीरीज ऑफ एसेट्स। ओके बच्चों, हो गया? नाउ फ्रेंड्स आते हैं आपके चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में आपको कुछ बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, व्हाट इज दिस बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग? देखिए, ऑडिटिंग जो है वो ऐसा नहीं कि हमने बुक में लिख दिया उसके बाद शुरू होगा। ये बड़ा ही एक एंशियन टाइम से चलने वाला एक प्रोसेस है। 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट बीसी वी आर हैविंग द कौटिल्यज अर्थशास्त्र। ये बुक बहुत ही जरूरी है ना, बहुत ही रेलेवेंट बुक है आज के जमाने में। कौटिल्यज अर्थशास्त्र, इनको कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि कौटिल्य और चाणक्य दोनों सेम है।
कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोग बोलते नहीं अलग अलग है। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र जो बुक है ना, इसके अंदर बस इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये एक ऐसी किताब है जो ह्यूमन काइंड में जितनी बातें हैं ना वो सारी कवर कर लेता है। जैसे आपकी फिलोसॉफी भी कवर कर लेता है, आपका अर्थशास्त्र भी कवर कर लेता है, आपके फाइनेंस भी कवर कर लेते हैं। ओके, तो ये इतनी जबरदस्त किताब है, कौटिल्य ने लिखा हुआ है। जो लोग बोलते हैं कि चाणक्य और कौटिल्य एक ही है, इसलिए तो उसके अंदर भी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उन्होंने ये बात लिखी हुई अपनी बुक में, मतलब 4th सेंचुरी के अंदर, कि एक फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने का एक प्रोसेस होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसका ऑडिट होना चाहिए। मतलब 4th सेंचुरी से हम लोग ये बातें पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। क्योंकि बस खाते बनाना जरूरी नहीं है, वो सही है कि गलत है वो चेक करना भी जरूरी है। सी ऑडिट इज नॉट देयर टू फाइंड द मिस्टेक, audit is there to overcome the mistake, correcting the mistakes. Because see, throughout the year when you're doing accounting, probably there could be some errors that is left out in your work. हो सकता है ना, जैसे आप मान लो पूरा पेपर लिख के आते हो, घर पे आने के बाद पता चलता है ओ तेरी, ये तो मैंने गलत लिखा, अरे मैंने तो क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा, है ना। ऐसा हो सकता है। तो क्या होता है कि फ्लो ऑफ ऑपरेशंस में आप कुछ कुछ गलतियां कर सकते हो, जानबूझ के कोई नहीं करता। बट वेदर यू थिंक दैट यू शुड करेक्ट दैट मिसस्टेटमेंट एंड शुड नॉट कंटिन्यू विद द मिसस्टेटमेंट्स, तो देयर शुड बी समवन हु इज देयर टू वेरीफाई एंड विल टेल यू कि नहीं ये गलतियां हुई है, उसको थोड़ा सुधार लो, जस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो ऑडिट इज देयर टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसीज, इम्प्रूव योर ऑपरेशंस, इम्प्रूव योर एक्टिविटीज। आजकल लोगों ने ऑडिटर को बड़ा विलन समझ लिया है, गब्बर सिंह, कि आता है गलतियां निकालता है। देखो किसी को भी अपनी गलती कोई निकाले ये पसंद नहीं होता है कि नहीं। सबको लगता है हम बड़े परफेक्ट है, और नहीं भी है तो कोई आके हमको क्यों बताए। इसलिए वी आर लाइक अनवांटेड रिलेटिव्स, ओके, अनवेलकम्ड, अनइनवाइटेड। लेकिन जाते, लेकिन भैया गंदा है लेकिन धंधा है, करना पड़ता है ना। हम लोगों की गलतियां निकालने के लिए जाते हैं वहां पे, ऐसा लोगों को लगता है। बट इसका पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी एंटिटी है, इसके फिनेंशियल स्टेटमेंट में अगर गलतियां रही तो उसके यूजर्स जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो गलत फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ के गलत डिसीजन लेंगे। आगे हम लोग यूजर्स पे आने वाले हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद यूजर्स तक पहुंचने तक बीच में एक ऑडिट का एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, जो इन यूजर्स तक फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन पहुंचाए जिसमें गलतियां नहीं है या कम है, ताकि यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक सही डिसीजन ले पाए। सही कि गलत? तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिकल चेकिंग वेरिफिकेशन एग्जिस्टिंग इन दोस टाइम्स आल्सो। अर्लियर ऑडिट जो वर्ड है ना, ये ऑडायर इस लैटिन वर्ड से आया हुआ है, इसका मतलब होता है टू लिसन, टू हियर। हम ऑडिट मतलब टिकिंग की बात करते हैं, लेकिन ऑडिट इज नॉट टिकिंग, ऑडिट इज लिसनिंग। टिकिंग विल बी डन बाय योर आर्टिकल असिस्टेंट्स, कि ये इनवॉइस है, ये जर्नल एंट्री है, ये लेजर है, और ये ट्रायल बैलेंस है। कि भैया वाउचर में कितना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000, चलो टिक। अच्छा इसका इनवॉइस क्या है, अच्छा ये पेट्रोल का बिल है, टिक। अच्छा इसमें जर्नल एंट्री बराबर किया है, अच्छा लेजर पोस्टिंग ट्रैवलिंग और कैश में गया गया, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस बराबर है, टिक। अरे ये क्लेरिकल काम हुआ रे। ऑडिटर का काम क्लेरिकल काम करना है क्या? नहीं, ऑडिटर ये चेक करेगा कि ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, इस ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस क्या है। मैं पेट्रोल पंप पे जाकर के 1000 का बिल वैसे भी लेके आ सकता हूँ, जबकि मैंने गड्डी में पेट्रोल डलवाया ही नहीं है। घर वालों के साथ आपने किया होगा, 200 रुपए लेकर के 150 का पेट्रोल डलवाया, 50 रुपए खींचे में, है कि नहीं? 50 रुपए का दोस्तों के साथ चाय नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। मतलब फ्रॉड का जो इन्वेंशन है या जो गंगोत्री है वो अपने घर से है भाई, अपने से है। तो ये काम तो वो भी कर सकता है। भाई 1000 का बिल है लेकिन डलवाया 500 का पेट्रोल है, अब तू कैसे चेक करेगा इस बात को? यही तो ऑडिट है बच्चों। ये मैंने बहुत छोटी बात बता दी। कंपनी ने लोन लिया,
और उस लोन का इस्तेमाल कंपनी के लिए नहीं, डायरेक्टर ने अपने खुद के पर्पस के लिए कर लिया, हो सकता है किंगफिशर एयरलाइंस, विजू, समझे नहीं समझे, नीरव मोदी, समझे नहीं समझे। तो आप एज एन ऑडिटर ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एंट्री चेक करने के लिए जाओगे या ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए जाओगे? किसके लिए जाओगे? ऑथेंटिसिटी। अब ये ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट है कि नहीं ये चेक करने के लिए ये कैसे करते, उसके लिए तो पूरा ऑडिट करना है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू ऑडिट इज टू लिसन, इज टू हियर। You ask the question, they will reply you, you will listen. इसलिए ऑडायर, ऑडियो, ये वर्ड ऑडायर से आया है और ये ऑडायर वर्ड से ही ऑडिट वर्ड आया है। दैट इसका मतलब क्या होता है? टू हियर। आई गेस ऑडिट क्या होता है ये आप थोड़ा समझ चुके हो, हाँ के ना बच्चों? अरे हाँ के ना बच्चों? आगे बढ़े। प्रेजेंटली इंडिया में ऑडिट करने का अथॉरिटी किसके पास है बच्चों? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास। मतलब वी शुड बी वेरी फीलिंग प्राउड अबाउट आवरसेल्फ कि ओनली वी कैन डू ऑडिट इन द इंडिया। और इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट एंटिटीज होती है उनके लिए जो ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसको दी हुई है उसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, लेकिन ये ऑडिट नहीं करते हैं, ये एक अथॉरिटी है C&AG, जो हमने सी एंटर लॉ में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, ऑडिट एंड ऑडिटर्स में, गवर्नमेंट ऑडिट में, इफ यू रिमेंबर। तो ये C&AG अथॉरिटी ये ऑडिट नहीं करते, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करके ऑडिट करवाते हैं। जैसे नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को ऑडिट डायरेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, वो उनको अपॉइंट करेंगे। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है, उसका ऑडिटर कौन होगा ये उसके मेंबर डिसाइड कर लेंगे। किसके? रिलायंस इंडस्ट्रीज के। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स गवर्नमेंट कंपनी के मेंबर डिसाइड नहीं करते, उनको अपॉइंट कौन करता है? C&AG। इफ यू रिमेंबर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन नंबर 139 में हमने पढ़ा था कि रेगुलर कंपनी का नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज कंपनीज का ऑडिटर मेंबर अपॉइंट करता है और गवर्नमेंट कंपनी में C&AG करता है, इफ यू रिमेंबर। आई बात समझ में? तो इंडिया में जो ऑडिटर की गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो अपेक्स अथॉरिटी है वो है C&AG, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है? हो सकता है कि MCQ में वगैरह आ जाए। और ऑडिट सब्जेक्ट जो है वो आपका 30% MCQ, 70% आपका डिस्क्रिप्टिव है। इसके अंदर नहीं कि पूरे इंटर के अंदर जो 6 सब्जेक्ट है पूरा MCQ एंड आपका डिस्क्रिप्टिव कंबाइंड है। और MCQ में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात याद रखना। दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू, अदरवाइज बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है। ठोको जितना ठोकना है, लग गया तो लग गया, नंबर मिल गए, इजंट इट? आगे नाउ आता है मीनिंग ऑफ ऑडिट। ये तो बहुत बेसिक बातें थी जिसमें इतनी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। आते हैं ये चीज अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिट पहली बार। तो ऑडिट का डेफिनेशन क्या है समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत सारे वर्ड्स है इसके अंदर जिसको हमको डिकोड करना होगा। सो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दो वर्ड्स को समझते हैं। First we'll go to the second word, that is the financial information. See, they haven't wrote here financial statements. They have written the financial information. So can you tell me, is there is any difference between the word financial statements and financial information? Is there any difference? और दोनों वन एंड द सेम? हाँ बेटा, क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। सी, व्हाट डू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ? कोई बताएगा मुझको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? यस, देयर इज अ बैलेंस शीट, देयर इज ए P&L account, there is a cash flow statement, there is a notes to accounts, and there is a स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी SOCE। कौन से एंटिटी को एप्लीकेबल है? सारे एंटिटीज को नहीं है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सारे एंटिटीज को एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? आई कैन से कैश फ्लो स्टेटमेंट लिस्टेड एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है।
और एसओसी ऐसी कंपनीज जो इंड एस को फॉलो करती है। ओके, नो व्हाट इज दिस? बैलेंस शीट तो जानते हो आप लोग, व्हाट इज बैलेंस शीट? असेट, लायबिलिटी, है ना। पी एंड एल अकाउंट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम, एक्सपेंडिचर दिखते हो। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? जिसके अंदर आप एनटीटी के इस साल में कितने कैश जनरेशन हुए फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटी, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, है ना। सारी कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है क्या? नहीं, जो लिस्टेड एंटिटीज होती है बेसिकली उन पे कंपलसरी एप्लीकेबल होता है। बाकी कुछ एंटिटीज है जिन पे अगर आप क्राइटेरिया में आ गए तो एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है नोट्स टू अकाउंट। व्हाट इज नोट्स टू अकाउंट्स? कि आपने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको कुछ देनी है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में देंगे। बिकॉज फिनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आप किसी एक चीज के बारे में, आइटम ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डायरेक्ट डिटेल चर्चा नहीं कर सकते। तो उसके बारे में चर्चा करनी है तो कहां पे आएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल्स फिगर ले ली तो सेल्स फिगर में टोटल आउटसाइडर से कितना सेल हुआ है और रिलेटेड पार्टी सेल कितना हुआ है, ये आपको डिटेल में नोट्स टू अकाउंट्स में बताना होगा ना। क्योंकि वहां पे नहीं लिख सकते कि इतना आउटसाइडर, इतना रिलेटेड पार्टी, नहीं लिख सकते ना। सो यू हैव टू राइट दैट इन द नोट्स टू अकाउंट्स। बिकॉज सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते क्यों है? बस बनाना पड़ता है इसलिए बनाते हैं, या हमको अपने मेंबर्स, बेसिकली प्राइमरी पर्सन हु इज द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो मेंबर को मैंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूरे साल भर में हमने क्या क्या कांड किए हुए हैं उसका रिजल्ट क्या है, कि हमने आपके पैसों का इस्तेमाल सही सही किया हुआ है, गलत तरीके से नहीं किया हुआ है। ये सारी बातें बताने के लिए मैंने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। इतना असेल, इतना परचेस, इतना एक्सपेंसेस, इतना प्रॉफिट, इतना हमारा असेट और लायबिलिटी का पोजीशन है, ये बताने के लिए करता हूं ना। तो बस मैं फिगर्स बता करके डिटेल्ड कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। क्या समझे बच्चों? क्या नोट्स टू अकाउंट्स में आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज भी लिखना जरूरी है बच्चों? जरूरी है। इफ यू हर्ड दिस टर्म सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या ये अपने नोट्स में लिखते हो? यूजुअली नोट नंबर 1 उसी का होता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? बीइंग अ अकाउंटिंग एक्सपर्ट, आप अपने आप को बड़े अकाउंटिंग एक्सपर्ट समझते हो ना, है कि नहीं? सर हमको अकाउंट बड़ा अच्छा आता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज? कोई बताएगा? सी अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हो ना आप, देयर इज अ डिफरेंस है कि यू नो अकाउंटिंग एंड यू आर एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग। तो इफ यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ एज एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग इन द अकाउंटिंग। तो व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, और प्रॉपर्ली बताना मुझको। अच्छा चलो अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल बता दो। हाँ? ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बता दिया नालायक तूने। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन की मेथड, इन्वेंटरी वैल्यूएशंस, क्लासिक एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके, इसको रियलिटी चेक बोलते हैं कि हमको कहां तक पहुंचना है। एक बात समझ में। तो सी इस साल मैंने इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे किया हुआ है, विच पॉलिसी हैव अडॉप्टेड। इस साल मैंने डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आई अप्लाइड, पहले डायरेक्टर बता रहा है, व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछले साल हमने डब्ल्यूडी मेथड का फॉलो किया था, इस साल हम एसएलएम को फॉलो कर रहे हैं। इधर डिफरेंस ना भाई, डिजिट देके पता नहीं चल सकता डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से आया हुआ है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में कंपल्सरीली आई हैव टू राइट डाउन व्हाट, कम ऑन, इट इंक्लूड्स, कम ऑन, क्या? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। एंड लास्ट में आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हैव यू एवर प्रिपेयर्ड एसओसी? नहीं बनाया हुआ है?
व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कि पिछले बैलेंस शीट डेट से इस बैलेंस शीट डेट तक मेरे इक्विटी में कितना चेंजेस हुआ है। आईपीओ एफपीओ के बारे में तो सुना होगा ना आपने, हाँ के ना। तो अगर इस साल कंपनी ने नए शेयर इशू किए एफपीओ में या आईपीओ में, या कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट करके नए शेयर दिए, या कंपनी ने बाईबैक किया, तो अपने इक्विटी में चेंजेस होंगे नहीं होंगे। तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, फॉर्मेट देखेंगे हम लोग आगे कि किस फॉर्मेट में बनाते हैं। तो उस फॉर्मेट में कि ओपनिंग में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, उसकी वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू, इस साल कितने नए इशू हुए, नंबर एंड वैल्यू, इस साल कितने बाईबैक हुए या कितने डिस्कार्ड हुए, नंबर एंड वैल्यू, एंड फिर आएगा क्लोजिंग। इससे मेंबर्स को ये पता चलेगा कि इस साल कंपनी ने कोई नए शेयर इशू किए हैं, इस साल कंपनी ने कोई बायबैक किया है तो कितना किया, नए शेयर इशू किए, किसको किए, कितने किए, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है, सारी बातें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पता चल जाएगी। ऐसी एंटिटी जो इंड एस को फॉलो करती है उसको ही ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एप्लीकेबल है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So this all will comprise of what, financial statement. But my dear friends, financial statement isolation में बनते हैं क्या, नहीं। Each and every figure in the financial statement had some base to it. That is, suppose rent expense, इसकी बात करते हैं, रेंट। तो रेंट एक्सपेंसेस में आप मुझको बताएंगे क्या एक्चुअली हमने रेंट पे किया होगा, उसका एक ट्रांजैक्शन हुआ होगा, उस ट्रांजैक्शन के कोई एविडेंसेस, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट द रेंट एक्सपेंस, तो रेंट एक्सपेंसेस के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, पहला बोलो क्या है, वेरी गुड, इट इज अ रेंट एग्रीमेंट, इट इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट। क्योंकि रेंट एग्रीमेंट है तभी पता चलेगा कि रेंट पे ये प्रॉपर्टी लिया हुआ है। साला रेंट एग्रीमेंट नहीं और रेंट एक्सपेंस पर डाल दिए। तो वाइल यू आर गोइंग थ्रू द रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्लीज गिव मी रेंट एग्रीमेंट, आई वांट टू चेक, इजंट इट, कि रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। दूसरा, उस रेंट एग्रीमेंट में आप कंडीशन चेक करेंगे, कौन टेनेंट है, कौन ओनर है, कितना रेंट का अमाउंट है, वो वहां से आएगा, सही बात है। दूसरा, एक्चुअली पेमेंट चेक करोगे, तो पेमेंट का कोई वाउचर होएगा। अच्छा, वाउचर के बाद बैंक से पेमेंट गया है तो बैंक का स्टेटमेंट आपके लिए जरूरी है, हाँ के ना बच्चों, समझे नहीं समझे। अच्छा, आपने पेमेंट चेक कर लिया, फिर आपका आप जर्नल एंट्री चेक करोगे, अरे हाँ के ना। और जर्नल एंट्री से आप क्या चेक करोगे, लेजर एंट्री चेक करोगे, और लेजर एंट्री से क्या चेक करोगे, आप लोग अपना ट्रायल बैलेंस चेक करोगे कि रेंट का टोटल एक्सपेंस जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट गया है, डेबिट साइड में होगा आपका अमाउंट। तो दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आई बात समझ में। इसको मैं ऑडिट की भाषा में समझो मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। क्या बोलता हूं मैं उसको, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। सो एज एन ऑडिटर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने हैं कि अंडरलाइंग रिकॉर्ड चेक करना है, अंडरलाइंग रिकॉर्ड चेक करना है। अगर ये सही हुआ है तो ये सही होगा ना, आई बात समझ में। तो मैं ऑडिट करूंगा किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स का, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। हाँ, फाइनेंशियल इन्फो डू इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो, बिकॉज इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आएंगे। आई बात समझ में, अरे क्लियर है। तो ऑडिट का डेफिनेशन क्या बोला हुआ है, दैट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। नाउ तो डेफिनेशन को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी अधिक चर्चा करते हैं। आप मुझको बताएंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन करता है, हु प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हु प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस एनीवन।
कंपनी, वेरी गुड, कंपनी में कौन, मेंबर्स, तो अरे इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना, अरे नलायको, सी एंटर लॉ भूल गए क्या नलायको हैं? लाइक आई गेस 26 27 अक्टूबर को अपना बैच खत्म हुआ ना इंटर लॉ का, मतलब लगभग एक महीना हो चुका है, एक महीने में पूरा भूल गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमने देखा था ना सेक्शन 134 में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करते हैं और फिर उसको ऑडिटर को प्रेजेंट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, और फिर ऑडिटर ऑडिट करके अपना रिपोर्ट फाइनल करता है, आके ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसके लिए बना रहे बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताएंगे कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूजर्स? अरे श्योर, पक्का, तो पहले लिखते हैं शेयर होल्डर्स या फिर कॉमनली नोन एज अ मेंबर्स, हाँ कि ना बच्चों? बताएंगे व्हाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीन यूज्ड बाय द मेंबर्स, एनीवन एल्स? व्हाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय द मेंबर्स, क्यों यूज करते हैं? हाँ बेटा, किस बात के लिए, क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन? तो उससे वो क्या करते हैं? अरे यूजर्स टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना। सपोज एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, अगर मान लो मैं आज रिलायंस का मेंबर हूं, मैंने रिलायंस के शेयर्स को होल्ड करना है या बेच देना है, ये किस बात पे डिसाइड करूंगा? कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे डिसाइड करूंगा ना। तो फॉर दैट आई रिक्वायर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नए शेयर्स परचेस करूं कि नहीं करूं, क्या समझे बच्चों? तो फर्स्ट थिंग, शेयर होल्डर्स और द मेंबर्स, they are the users of financial statement, whether to invest, not to invest, whether to continue holding or to divest, this decision is depending upon the financial statements। दूसरा बताएंगे और कौन है? गवर्नमेंट, वेरी गुड, क्यों गवर्नमेंट बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके कंपनी पे टैक्स लगाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट दैट यू अर्न, और प्रॉफिट कहां पे दिखेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हाँ कि ना बच्चों? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट के लिए भी रेलेवेंट है, वो बताएंगे, वो देखेंगे कि कितना प्रॉफिट कमाया है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। इनकम टैक्स हो गया, साथ में कुछ पॉलिसीज वगैरह ड्राफ्ट करने के लिए क्या वो कंपनी के सेक्टर वाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेक करेंगे, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में इस साल क्या क्या हुआ है, तो ये बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या हुआ है ये कैसे पता चलेगा कि जितने बैंक से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स क्या है? तो बैंकिंग सेक्टर के लिए हम कोई रूल्स बना पाएंगे, सही कि गलत? टेलीकॉम सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, तो ये सबका जो रिपोर्टिंग है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज डिसाइड करना है, टैक्सेशन सिस्टम्स फाइनल करना है, आपसे टैक्स कलेक्ट करना है, ये सब कुछ कैसे डिसाइड होगा? बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो व्हाट? द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ कि ना बच्चों? और बताओ, एक तो भूलिए आप, क्या मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करता है? क्यों, कैसे? अरे भैया उनको पॉलिसीज तो डिसाइड करने कंपनी के, भाई कंपनी कैसे चलेगी, क्या चलेगी, कंपनी ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कंपनी बड़े घाटे में चल रही है, अब कुछ तो डिसाइड करना होगा, कंपनी और प्रॉफिट कमा रही है और ग्रो करते हैं, चलिए ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करने हैं? यस, और बताओ, हो गया, इतना ही है। कस्टमर्स, कस्टमर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। आपने कोलगेट परचेस करने के टाइम पे कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा? नहीं, कोलगेट नाम, कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड नाम है कंपनी का,
शेयर बहुत अच्छा उसका, परचेस कर सकते हैं। हर कोई ब्रश करता है नहीं करता है, तो एवरीवन डज इट। और ब्रश करने में पहला टूथपेस्ट किसका नाम आता है? कोलगेट का ही तो आता है ना? हाँ, कि कोई और, बाबा रामदेव? हम्म, नहीं, कौन सा? क्लोजअप? अच्छा, ये कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है तू? कोलगेट टच? सोच रहे, देखो कौन सा यूज कर रहा हो। बेसिक क्वेश्चन है भाई। इधर गर्ल्स टूथपेस्ट, कोलगेट, 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 दंत कांति, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव है ना दंत कांति? तो ए चुप, दंत कांति बाबा रामदेव ना? यस। देखो, सी सी मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ना। 70% 80% पॉपुलेशन कोलगेट ही इस्तेमाल करती है, और इसका सेल कम होगा नहीं, वापस बढ़ ही रहा है। क्योंकि वो बोलते हैं सुबह भी दांत घिसो, रात को भी दांत घिसो, दोपहर को भी दांत घिसो, मतलब दांत घिसते रहो खाली। मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो शेयर होल्डर्स कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड के हो सकता है कि थोड़े प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो उसका शेयर परचेस किया जा सकता है, कोई चिंता नहीं है। दिस इज नॉट द शेयर मार्केट क्लासेस, बट फिर भी अगर हम लोग आजू बाजू देखेंगे तो पता चल जाता है कि कौन से कंपनी के शेयर परचेस करने हैं वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, चलिए मैं क्या कह रहा था कि कस्टमर्स क्यों हमारे कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई करेंगे? सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटेल कस्टमर्स, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट द डीलर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द होलसेलर्स इन शॉर्ट। जैसे क्या डीमार्ट बहुत सारी कंपनी के लिए कस्टमर है, तो डीमार्ट किसी भी कंपनी से डील करना चाहेगा कि 1 साल के लिए तुम्हारे कंपनी के प्रोडक्ट हमारे डीमार्ट में बिकेंगे, तो एक एग्रीमेंट बनेगा ना, डिस्काउंट का, इसका उसका। तो डीमार्ट क्या उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं करेगा कि इसका सेल कितना है? उसके बेसिस में तो डीमार्ट उससे डील करेगा ना, उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि इस कंपनी का लायकी है कि नहीं मेरे को बेचे, बताओ। क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई भी बहुत जरूरी है ना। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर वीक है तो कंपनी विल नॉट बी एबल टू सप्लाई इट अनडिस्टर्बली। तो अगर अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और अगर उनका सप्लाई डिस्टर्ब हो गया, तो अल्टीमेटली किसका नुकसान होने वाला है? डीमार्ट का। तो कस्टमर्स भी कभी कभी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, उसके बेस पे वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं। फिर सप्लायर्स भी होंगे ना, कोई सप्लायर जैसे डीमार्ट को कोई सप्लाई कर रहा है तो वो भी चेक करेगा डीमार्ट मेरे गुड्स सही तरीके से बेच सकता नहीं बेच सकता। जैसे मान लो कोई एक डीलरशिप है, 4 व्हीलर की डीलरशिप है मान लो, तो टाटा मोटर्स किसी भी डीलर को अगर अपनी गाड़ियां बेचने वाला है, तो उस डीलर के फिनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करेगा ना कि ये कितनी गाड़ियां बेचता है, क्या करता है, उसको ज्यादा बेचना है कि क्या करना है, दूं कि नहीं दूं। क्योंकि अल्टीमेटली वो टाटा मोटर्स के गुडविल पे इंपैक्ट करने वाला है। तो सप्लायर हो, कस्टमर्स हो, ये दीज ऑल पीपल्स आर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई बात समझ में? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? डायरेक्टर्स। उसको यूज कौन करते हैं? ये इतने सारे लोग। और बीच में कौन होते हैं? ऑडिटर्स, जो इन तक सही सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं, जो प्रिपेयर किए हैं किसने बोलो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। बताएंगे क्या ऑडिट का फ्लो समझ रहे हो आप कि किस प्रकार से हम लोग आगे जा रहे हैं? और ऑडिट का डेफिनेशन क्या बोलता है बच्चों? ऑडिट इज व्हाट? एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? जो भी हमने देखी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इतने सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है बच्चों, एक काम करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, इसको लिखो। अच्छा, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को है ना ऑडिट की भाषा में यूजुअली बोला जाता है, सुनो ना सबका ध्यान बोर्ड पे, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमनली जीपीएफएस, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो जनरल पर्पस के लिए, ये जनरल पर्पस है ना, ये जनरल लोग है ना, इनके लिए बनाया जाता है। कुछ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसपीएफएस। वो कब प्रिपेयर होते हैं? अब तक उस पर हम लोग पहुंचे नहीं। अभी जो हम बनाते हैं शेड्यूल 3 में कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3
अकॉर्डिंग टू इंड एस वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है जिसके अंदर ये सब कुछ आता है, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग देंगे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये लिखना शुरू करेंगे। ये लिखा पूरा, सब कुछ लिखा जो बोर्ड पे है। लिखिए। Is it over बच्चों? Okay, so friends, if I talk about the definition of auditing, इसके अंदर ये जो word था, that is what the financial information, उसके बारे में जितनी चर्चा करनी थी उतने हमने कर दी है, ठीक है। तो अगर हम लोग टाइम पे शुरू करते तो आज मेरा टारगेट था कि मैं डेफिनेशंस को भी फिनिश करूं। सो अगेन रिक्वेस्टिंग यू कि कल से बराबर 7:45 शार्प यू शुड बी प्रेजेंट इन द क्लासरूम, विल स्टार्ट, ठीक है, ताकि अपना टाइम बचे। तो अभी आधा घंटा अपना वेस्ट हो गया खाली पीली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कल से बड़ा टाइम पे आएंगे, टाइम पे खत्म करेंगे। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट के बाद एसएम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।